तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम, एचसीएफ और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ निकालने के काफी सारे मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप हम 1 से लेके उन दोनों नंबर में जो छोटा होता है वहां तक चलाते हैं और चेक करते जाते हैं फॉर ईच आई कि वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या नहीं। और जब हम पूरा फॉर लूप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें मैक्स ऑफ आई जो दोनों को डिवाइड करता है उसे ले लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O ऑफ मिनिमम ऑफ A, B, वेयर A एंड B आर आवर नंबर्स। अब दूसरा मेथड है यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उससे फर्दर छोटे नंबर को डिवाइड करते जाते हैं। और ये हम कब तक करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे हम 8 और 5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 और 5 के एग्जाम्पल में 8 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है। तो 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 3। तो हम 3 से फर्दर, अब हमारा छोटा नंबर क्या था 5, तो 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, फिर क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर आएगा 2। अब हम फिर 3 हमारा छोटा था तो 3 को डिवाइड करेंगे। अब 3 को डिवाइड किया तो 1 और 2 और रिमाइंडर आया हमारा 1। अब फिर से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 में हमारा ये आ गया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इस स्टेप पर हम रुक जाएंगे और जो ये हमारा मिलेगा ये हमारा एचसीएफ होगा। तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आया। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का कोई फिक्स मेथड नहीं है, बट लेम्स थ्योरम ये स्टेट करती है कि फिबोनाची नंबर्स इनके वर्स्ट इनपुट होते हैं और उसके अंदर इन्हें मैक्सिमम टाइम लगता है। तो अगर हमने fn और fn+1 इनमें इनपुट दिए हैं तो इन्हें O ऑफ n टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जैसे कि fn जो है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के होते हैं। कैसे? क्योंकि 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2, ये हमारा fn होता है। कोई भी जनरल n के लिए ये हमारा fn का फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये a रेज टू पावर n टाइप का है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है। तो मतलब a रेज टू पावर n टाइप के नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें n टाइम लग रहा है। तो यानी e पावर n टाइप का नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें n टाइम लग रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? log n। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है log ऑफ मैक्स ऑफ a, b, वेयर a एंड b आवर 2 नंबर्स। तो चलिए एचसीएफ का कोड देखते हैं। इसके अंदर हमने ये एचसीएफ का फंक्शन बनाया है जो a और b का एचसीएफ रिटर्न करता है। इसके अंदर हमने एज्यूम किया है कि a जो है वो b से बड़ा है, मतलब जो हमारे पहला आर्गुमेंट पास हुआ है वो सेकंड आर्गुमेंट से बड़ा है। अब इसके अंदर हमने लूप लगाया है कि वाइल b नॉट इक्वल टू 0, एक लूप चलाया है। जैसे हम एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए पहले जो डिवाइज़र होता है उसको डिवाइड करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उससे छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा जो रिमाइंडर आता है फिर नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एक लूप बना हुआ है। इस लूप को हमने कैसे चलाया है, इसके अंदर हमने a को हमेशा डिवाइडेंड बनाया और b को हमेशा डिवाइज़र बनाया। मतलब जैसे कि हम लूप में देख पा रहे हैं, हमने पहले एक इंट c इज इक्वल टू a किया, इससे हमने डमी वेरिएबल बनाया, c को a के इक्वल किया, फिर a को हमने b बना दिया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो डिवाइड होने वाला इंटीजर है वो b है और हम हमेशा a को ही डिवाइडेंड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा a b बन गया और b हमारा क्या बनना चाहिए, b हमारा रिमाइंडर बनना चाहिए। तो b रिमाइंडर कब बनेगा, जब हम उसे c%b कर देंगे, इससे हमारा b रिमाइंडर बन गया। तो जब तक हमारा b 0 नहीं हो जाता, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता, ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होगा, ये जो a है जब हमने इसको b के इक्वल किया है तो ये हमारा एचसीएफ के इक्वल होएगा, तो हमने उसे रिटर्न कर दिया। तो चलिए अब एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी दो नंबर्स a एंड b ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे प्रूव करें। आप इसे आराम से प्रूव कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी से हम एलसीएम निकालते हैं।
क्योंकि HCF निकालने के लिए हमने लॉग की टेक्निक निकाली है और A स्टार B जो है हमारा एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, तो एलसीएम भी हमारा लॉग टाइम में निकल जाता है, जो कि फास्टेस्ट मेथड है एलसीएम निकालने का। तो HCF निकालने से ही एलसीएम निकल जाता है। तो आइए अब HCF की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज होती है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हमारे पास दो नंबर हैं A एंड B, तो हमें दो इंटीजर्स ऐसे मिल जाएंगे x एंड y सच दैट ax प्लस by इज इक्वल टू HCF ऑफ a कॉमा b। यानी जो हमारा HCF निकल के आता है a और b का, उसको हम ax प्लस by के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर x एंड y आर आवर इंटीजर्स। तो आइए देखते हैं ये कैसे आता है, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दो इक्वेशंस, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a, पहली इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू b। हमने ये दो इक्वेशन लिख ली। अब जैसा कि HCF निकालते हुए हमने देखा था कि हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम HCF निकालते हुए a को b के अंदर चेंज कर देते हैं और b को किस में चेंज करते हैं, a मॉड b के अंदर। a मॉड b क्या होता है, a माइनस a बाय b का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार b, ये हमारा a मॉड b होता है। आई होप कि ये आपको पता होगा कि a मॉड b यही होता है, क्योंकि जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ फ्रैक्शनल टर्म आ सकती हैं, और जो फ्रैक्शनल टर्म है उसको जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो वो इंटीजर पार्ट देगा, और जब हम उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे और a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे को रिमाइंडर ही देता है, जो कि हमने डिस्कस किया था HCF निकालते हुए। तो हमने a को b में चेंज किया और b को a मॉड b में चेंज किया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू HCF हमें मिल जाए, HCF ऑफ a कॉमा b। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर दो इक्वेशंस लिखी हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a एंड ax प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू b, इनमें कुछ चेंजेस करेंगे। इसके अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, हम इसको चाहते हैं कि a जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर b बन जाए। यहाँ पर हमने देखा कि a b बनता है, तो हम x और y को क्या बनाएं, हम x को x1 में चेंज कर देते हैं और y को y1 के अंदर चेंज कर देते हैं। अगर हम ये चेंजेस कर देंगे तो जैसा कि हम जानते हैं ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू b आ गया था, तो अगर हमने x को x1 और y को y1 में चेंज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू b बन गया। तो a हमारा ऑटोमेटिकली b बन गया और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहली चेंज हमने ये किया, और हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, अब हमें b को किस में चेंज करना है, a मॉड b में, यानी a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a बाय b स्टार b। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, हमने a माइनस a बाय b स्टार b। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे x1 है, b को हमने किस में चेंज किया, a माइनस, जो यहां पर था हमारा a माइनस a बाय b का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार b। तो इसी तरह बिल्कुल सेम लॉजिक लगाते हुए x1 को किस में चेंज करेंगे, x1 को हम चेंज करेंगे x माइनस a बाय b इंटू x1। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम लगा रहे हैं। इसके अंदर क्या किया था, इज इक्वल के इधर a है, तो a माइनस a बाय b स्टार b, b को किस में चेंज किया, a माइनस a बाय b स्टार b। तो x1 को किस में चेंज करेंगे, x माइनस a बाय b स्टार x1। उसी तरह y1 को किस में चेंज करेंगे, y माइनस a बाय b स्टार y1। ये a बाय b हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ऑपरेशन हम यहां कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम यहां करेंगे। तो देखते ही देखते ये b जो है हमारा a मॉड b में चेंज हो जाएगा, और जब हमारा while लूप खत्म होगा, हमारा while लूप हमने देखा था HCF के अंदर कब खत्म हो रहा था, जब हमारा a मॉड b जीरो हो जाता है, मतलब जब हमारे को रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, उस स्टेप पे हम खत्म कर देते हैं। उस स्टेप पे जो हमारा ये a है वो HCF बन जाता है, ये b जो है हमारा जीरो हो जाता है, जो कि रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है, और उस टाइम जो x और y होंगे वो हमारे ये वाले कोफिशिएंट्स होंगे x एंड y, जो हम निकालना चाह रहे थे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू HCF। आप देख पा रहे हैं
कि ए जो है फर्स्ट स्टेप में बी बना, फिर बी से वो नेक्स्ट जो उससे अगले वाला बी होगा वो बनेगा। तो हर स्टेप में हमें क्या करना है, ये वाले चेंजेस करने हैं वाइल के अंदर। अगर हम ये चेंजेस कर देंगे तो जो हमारे को एक्स एंड वाई मिलेंगे जब बी हमारा जीरो हो जाएगा, जो रिमाइंडर था, तब हमारे को वो कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो इससे ये चीज प्रूव भी होगी कि हमारे को इंटीजर्स मिल जाते हैं, और हमने एल्गोरिथम्स भी देख ली। इसके चेंजेस हम एक बार कोड में भी डिस्कस कर लेंगे। इस कोड के अंदर हम माइनर चेंजेस करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एच सी एफ के लिए हमें एक्स और वाई इंटीजर्स मिल जाते हैं। तो वो इंटीजर्स निकालने के लिए भी इसके अंदर स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे इंट एंड एक्स। एंड फंक्शन जैसा कि आप जानते होंगे कि जिन वेरिएबल्स को हमें चेंज करना होता है उस केस में हम एंड लगाते हैं। हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए एक्स और वाई, जो हमारे एंड में रिटर्न करेंगे वो कोफिशिएंट्स जब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एच सी एफ होगा। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इंट x1 इज इक्वल टू 0, इंट y1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने x और y को 1 और 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा था हमारा, तो वो कब होगा, जब 1 और 0 होगा। तो इसलिए हमने x को 1 और 0 इनिशियलाइज किया, और ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू बी था, तो इसीलिए 0 और 1 पे ये बनेगा। तो अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हम x को किस में चेंज कर देंगे, x को हम x1 में चेंज करेंगे, y को हम y1 के अंदर चेंज करेंगे, और x1 को हम किस में चेंज करेंगे, x माइनस। अब क्योंकि हमने x को पहले चेंज कर दिया तो हमें x को स्टोर कर लेना चाहिए था, तो एक डमी वेरिएबल बना लेते हैं इंट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, इंट वाई ए इज इक्वल टू वाई। अब x1 को कैसे चेंज करेंगे, x ए माइनस, हमने क्या किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a बाई बी। तो एक इंटीजर ऐसे डिफाइन कर लेते हैं इंट q इज इक्वल टू a बाई बी। ये हमारा ऑटोमेटिकली C++ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देता है, तो हमें इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स ए माइनस क्यू स्टार x1, ये हमारा x1 के अंदर चेंज हुआ, और y1 हमारा कैसे चेंज होगा, y1 इज इक्वल टू वाई ए माइनस क्यू स्टार y1। तो ये हमारे चेंजेस हमने कर दिए। इसकी मदद से हमारे को जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो x एंड y की जो वैल्यूज होंगी वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी के इक्वल होंगी। तो गाइज आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लिए। ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी पूछी जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपके कंसेप्ट्स मजबूत होंगे और आप बेटर अप्लाई कर पाएंगे उन्हें।